हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी यूपीएससी। अभी तक हमने बहुत से चार्टर्स और रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हैं। आज हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा था कि बहुत सेंट्रलाइजेशन होने लग गई थी और रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ फॉल्ट्स थे, वो आगे जाकर पिट्स एक्ट में चेंज हुए। फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर पिट्स एक्ट ऑफ इंडिया आया, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है, सेंट्रलाइजेशन की तरफ ब्रिटिश इंडिया बढ़ रही है। अब ये जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये एक फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम इंडिया पे ब्रिटिश का रूल था। नाउ व्हाट, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस तरीके से इस चार्टर के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमारी ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में। जो सबसे पहला चेंज आया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो अब जाके क्या बन गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। After the enactment of Charter Act of 1833, the Governor General of Bengal was converted into the Governor General of India. अब वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। तो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जैसे ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, उसके बाद उसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी जो सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू पावर्स थी वो सारी क्या हो गई, इट ऑटोमेटिकली वेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो ऑटोमेटिकली किसके पास चलेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चलेगी। चाहे वो सिविल पावर है या मिलिट्री पावर है या फिर लेजिस्लेटिव पावर है। बेसिकली जो ये लेजिस्लेटिव पावर है वो किसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल गई। दीज आर दी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ मेड्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अर्लियर वी हैव रेड कि सबॉर्डिनेट्स बना दिए गए थे जो प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे, दे वर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बंगाल। So what happened of India, so automatically what happened, the governors, they became the what we can say subordinate of the governors of गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसकी ये सबॉर्डिनेट बन गए थे। उसी तरह से क्या हुआ, जब जैसे ये इनैक्टमेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया, तो उसकी वजह से जो गवर्नर ऑफ मेड्रास है या गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, उनकी जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, दे ऑटोमेटिकली इट वाज वेस्टेड इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विच वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके पास सारी पावर्स आ गई। अभी आपने देखा कि क्या हुआ, जैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इनैक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश इंडिया है वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रही है। सेंट्रलाइजेशन मीन दी गवर्नमेंट इज एब्जॉर्विंग पावर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो अपनी तरफ एब्जॉर्व कर रही है सारी पावर्स, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, लेजिस्लेटिव हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। लेकिन सबसे पहली जो मेन चीज़ आती है कि पहली बार इस एक्ट के आने के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड, देन यू विल स्ट्रेट अवे से इट वाज व्हाइल द इनैक्टमेंट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड हुई तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरी अथॉरिटी मिल गई थी। दे गॉट द अथॉरिटी, द सुप्रीमेसी ओवर द इंटायर टेरिटरी पोजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो भी टेरिटरीज वो पोजेस करते थे इंडिया में, उसके ऊपर इनको क्या मिल गई थी, एक अथॉरिटी मिल गई थी। किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली किसके पास था, किसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपन, जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद कुछ चेंजेस आए ड्यू टू दिस एक्ट। फर्स्ट थिंग, अर्लियर व्हाट हैपन, लॉज को क्या बोला जाता था, रेगुलेशन। अर्लियर द लॉज वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस, बट लेटली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ चार्टर एक्ट, जैसे ही चार्टर एक्ट ऑफ 83 इनैक्ट हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, तो रेगुलेशन मतलब लॉज को पहले रेगुलेशंस बोला जाता था, अब इस एक्ट के बाद इसको एक्ट्स बोलने लगा।
We will not call it laws, we will call it acts. Acts were made by the parliament, or sorry, made by the government. Next, what happened? The East India Company, earlier it was a commercial body. आपको पता है, it had the trade monopoly. इसको ट्रेड मोनोपली थी और ये ट्रेड करते थे चाइना के साथ. इनको टी की भी वो थी, मोनोपली थी. लेकिन क्या हुआ? आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833, द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज इनिशियली अ कमर्शियल बॉडी, it was converted into the administrative body. Lately it was converted into the administrative body. Now what you seeing कि सारी जो पावर्स है वो किसको जा रही है? वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जा रही है. तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कमर्शियल बॉडी थी, इट वॉज सेपरेटेड, बट नाउ इट गॉट एब्जॉर्ब इन दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरी तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो और ज़्यादा पावरफुल बन गया था. ओके. Now what happened next? Next step what was after the Charter Act of 83 was the company territories. Whatever they were, the company territories, जितनी भी company की territories थी इंडिया में, they were called by the name of interest of Majesty, his heirs and his successors. What do you mean by this line? What do you mean by this point? इस point का मतलब ये है कि कंपनीज, ईस्ट इंडिया कंपनीज ने जितनी भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके जितनी भी टेरिटरी एक्वायर करी थी, वो जब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, वो सारी किसको चलेगी? वो कहेगी कि इट विल बी इन द ट्रस्ट ऑफ मेजेस्टी. मतलब सारी किसकी है? मेजेस्टी की है. वो मेजेस्टी कहाँ बैठे? इंग्लैंड में बैठे. ओके. देन इट वाज फॉर हिज हायर्स, हिज सक्सेस. उसके जो भी आगे आने वाले ऑफ स्प्रिंग्स हो गए उनकी मानी जाएगी. जितनी भी ये कंपनी की टेरिटरीज है, ऑल दी टेरिटरीज पोजेस बाय दी कंपनी इन बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विल बिलोंग टू whom? इंटरेस्ट ऑफ मेजेस्टी, हिज हायर्स, हिज सक्सेसर्स, उनकी मानी जाएगी ये. फिर नेक्स्ट वर्ड, लास्ट एंड फाइनल थिंग व्हाट हैपन, जब ये एक्ट आया उसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि ओके, वी हैव टू बी अ गुड गवर्नमेंट एंड वी हैव टू विन द ट्रस्ट ऑफ इंडियंस. हमें इंडियन का ट्रस्ट जीतना है, हमें गुड गवर्नमेंट बनना है. तो दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दैट वी आर अ गुड गवर्नमेंट. हम बहुत अच्छी गवर्नमेंट है और हम आपके लिए कुछ अच्छे प्रोविजंस लाए. तो उन्होंने क्या किया? इस चार्टर एक्ट के थ्रू एक प्रोविजन लाया, द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ civil servants. You know, civil servant is such a big thing that everyone want to be the part of civil servant. They want to be the part of administration and they want to be a civil servant because civil servant has all the powers regarding the administration. So उन्होंने कहा कि system of selection of civil servants, उन्होंने जब introduce किया, उन्होंने कहा कि no Indians will be debarred from this what we can say this selection of civil servants, कि दे विल नॉट बी डिप्राइव्ड. उन सबको मौका दिया जाएगा. ये एक ओपन कंपटीशन है कि ऑल इंडियन विल बी ऑल्सो, दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा. बट वॉट हैपन, दिस डिमांड वॉज रिजेक्टेड, दिस प्रोविजन वॉज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? ऑपोजिशन दी. उन्होंने कहा कि नो नो, वी डोंट वांट कि इंडियंस सिविल सर्वेंट बने, they became the part of Indian administration. We don't like it because if once they will become the part of administration, lately what will happen? They will start acquiring the position of British. So वो नहीं चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं Indians be the part of civil servants. So what happened after the demand of court of directors? The British Parliament, they decided कि okay, we will not continue this system of selection of civil servants, and later what they did, they cancelled this. Now what happened, you can see all the things. इस Charter Act of 1833 से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जिस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, वो अब एक तरह से एंड में आ गई है. अब कहीं ना कहीं हमारे को वी कैन सी फॉर द फर्स्ट टाइम द फेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमें पता चल रहा है इस एक्ट के थ्रू कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अस्तित्व में आई, वो एग्जिस्टेंस में आई. और हमें ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इट बिकम्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. ओके. नाउ आफ्टर दिस एक छोटा सा पॉइंट मैं हिस्ट्री का ऐड करना चाहूँगी कि जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया उसके बाद कई चीज़ें डेवलप हुई, कई चीज़ों में चेंजेस आए. तो सबसे बड़ा जो चेंज आया कि 1848 में जो लॉर्ड डलहौजी थे
उन्होंने एक प्रोविजन लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इन 1848. he bought a provision, doctrine of lapse, that all the Indian rulers, जितने भी Indian rulers है, if they don't have any hire, their all the territory it will be acquired automatically by the Britishers or the government of India. इन्होंने कहा कि जितनी भी जो भी रूलर्स है जिनके आगे संतान नहीं है, वो क्या है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है या टेरिटरी है वो एंड में किसके पास जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. दिस वॉज द एक्चुअली doctrine of lapse. Now what happened after this, I will be coming up the next act. Okay, so till then tune with me. If you will have any problem, just mention in the comment section. Okay, thank you.